गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोब। दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी ग्लोब में। आपकी सफलता हमारा संकल्प। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग डेली बेसिस पर मंडे टू फ्राइडे सुबह 10:30 बजे दोस्तों जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करते हैं दोस्तों, जो आपके आने वाले एग्जाम आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस सेशन में हम प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम 2018, 2016 और उससे पहले के दोस्तों रेलवे के क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस कर रहे हैं, साइंस के दोस्तों, साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ थ्योरी और दोस्तों न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना देरी करें दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, जल्दी से करिए आप लोग आंसर। ठीक है, और दोस्तों आज सभी को गांधी जयंती की शुभकामनाएं। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 ओम प्रतिरोध की एक विद्युत इस्त्री 5 एम्पियर की धारा लेती है और 10 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी। बताइए दोस्तों, आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू कितना है दोस्तों 10 ओम। ठीक है दोस्तों, धारा कितनी दे रखी है आपको 5 एम्पियर। टाइम दोस्तों आपको कितना दे रखा है 10 सेकंड। और दोस्तों आपसे क्या पूछी गई है, ऊष्मा हीट पूछी गई है। तो बताइए दोस्तों RITH में क्या रिलेशन होता है, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। तो क्या रिलेशन होता है, H=I²RT। ठीक है दोस्तों, ये रिलेशन होता है, जिसको भी लर्न ना हो लर्न कर ले। ठीक है, तो दोस्तों वैल्यू पुट करते हैं। आई की वैल्यू कितनी है दोस्तों 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 25। प्रतिरोध दोस्तों कितना दे रखा है 10। ठीक है, और दोस्तों समय कितना दे रखा है आपका 10 सेकंड। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए दोस्तों। सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, बताइए। सॉल्व करने पे दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा 2500 जूल। लेकिन दोस्तों आपका आंसर क्या दे रखा है किलो जूल में, तो किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम किससे भाग देंगे 1000 से। ठीक है दोस्तों, तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा 2.5 किलो जूल। ठीक है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं, बताइए दोस्तों। इस तरह की क्वेश्चन मैं दोस्तों बहुत करवा चुका हूँ पिछले सेशन में भी, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं दोस्तों। तो मोल बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया है। मोल बराबर क्या होता है दोस्तों, जो आपको भार दिया हो बटे जो आपका अणु भार हो। ठीक है, तो दोस्तों भार कितना दिया है आपका 25 ग्राम। और दोस्तों अणुभार दोस्तों आपको निकालना पड़ेगा दोस्तों। सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2SO4। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हैं 2, और दोस्तों इसका आणविक द्रव्यमान कितना होता है 1। ठीक है दोस्तों, सल्फर का कितना होता है दोस्तों आणविक द्रव्यमान 32। ठीक है, ऑक्सीजन के दोस्तों 4 मॉलिक्यूल हैं दोस्तों, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। ठीक है दोस्तों, निकालिए 2 हो जाएगा ये दोस्तों, ये आपका 32 हो जाएगा, ये 16 चौको 64 हो जाएगा। ऐड करिए दोस्तों 2 2 4, ये आपको हो जाएगा 8 6 3 98 दोस्तों, आपका क्या आ जाएगा अणु भार आ जाएगा, तो 25/98। ठीक है दोस्तों, सॉल्व करने पे आपका आंसर लगभग आ जाएगा 2.55 के समथिंग। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इस सेशन की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। टिबिया फिबुला नामक हड्डी किसमें पाई जाती है, बताइए जल्दी से। जो आपकी टिबिया नाम की हड्डी होती है दोस्तों, फिबुला हड्डी होती है, ये आपके किस अंग में पाई जाती है, शरीर के खोपड़ी में, टांग में, भुजा में या मुंह में। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, टिबिया और फिबुला हड्डियाँ होती हैं टांग में पाई जाती है, और दोस्तों एक फीमर हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। जल्दी से बताइए, रेलवे ग्रुप डी 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं आवास सारणी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जल्दी से बताइए, परमाणु संख्या 47 वाला तत्व कौन सा होगा, जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों जो कॉपर होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29 होता है, याद रखिएगा, इसका भी पूछते हैं। पारे का दोस्तों कितना होता है 80 होता है, याद रखिएगा, इसका भी पूछते हैं। सोने का दोस्तों कितना होता है, इसका पूछा भी गया था दोस्तों। ठीक है, कितना होता है दोस्तों 70। बचा क्या सिल्वर, तो सिल्वर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिल्वर का परमाणु क्रमांक 47 होता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। ये भी आपका दोस्तों रेलवे 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, दिए गए विकल्प के पीएच पर विचार करें कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता होगी। बताइए दोस्तों। तो जो आपकी दोस्तों सांद्रता होती है, पीएच वैल्यू दोस्तों हम किस स्केल पर नापते हैं, दो तरीके से। आपका दोस्तों कुछ इस तरीके से पीएच स्केल होता है, ठीक है। ये दोस्तों आपका होता है 7 उदासीन न्यूट्रल, ठीक है। 7 से कम की तरफ जाएंगे दोस्तों तो आपका कौन सा होगा, एसिड होगा। और 7 से लेके 14 तक अगर जाएंगे दोस्तों तो आपका क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है दोस्तों। जो एसिडिक होता है उसमें एच पॉजिटिव आयन की क्या होती है, सांद्रता अधिकतम होती है। और दोस्तों जब क्षारीय बढ़ेगा दोस्तों, क्षारीय गुण, तो दोस्तों उसमें किसकी अधिकता अधिक होती है, ओ एच नेगेटिव की, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम किस में होगी। तो दोस्तों जब एसिडिक मान सबसे कम होगा उसकी एच पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयनत्रता उच्चतम होगी, ठीक है। सांद्रता सबसे ज़्यादा उच्चतम होगी। तो सबसे ज़्यादा कम पीएच वैल्यू दोस्तों कौन सी दी गई है इसमें, 2.4, ठीक है। तो दोस्तों 2.4 की ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्चतम होगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेते ओ एच नेगेटिव आयन की सांद्रता उच्चतम किस में होगी, तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाता, 10.1, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, बताइए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो दोस्तों याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है, ठीक है, ना कि विभवांतर। कई बच्चे दोस्तों इसका आंसर विभवांतर बताएंगे, लेकिन दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा, ठीक है दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के। ये रिलेशन भी आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। बताइए दोस्तों, ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें ऊर्जा या गर्मी उत्पन्न होती है, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। याद रखेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। किसी तत्व का परमाणु भार 35 है, ठीक है, और उसमें 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, तो उस तत्व में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, बताइए दोस्तों। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है, जो परमाणु भार होता है दोस्तों, जो परमाणु भार होता है दोस्तों, हमको ए से डिनोट करते हैं। परमाणु भार बराबर होता है क्या है दोस्तों, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है दोस्तों। परमाणु भार आपको कितना दे रखा है, 35। और दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही दोस्तों आपकी क्या होती है, प्रोटॉनों की संख्या होती है, ठीक है। और आपको दोस्तों न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए दोस्तों, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 17 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। निम्नलिखित में से यौगिक का क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, बताइए दोस्तों। ये आपको कुछ दोस्तों कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें ये पूछा गया है कि किसमें पानी उपस्थित नहीं होता, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O। तो दोस्तों इसमें जल मौजूद है, ये इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O। दोस्तों इसमें भी जल मौजूद है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। दोस्तों इसमें भी जल मौजूद है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा दोस्तों। बचा क्या, ऑप्शन है, तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में दोस्तों जिसको हम सोडियम बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, NaHCO3, ठीक है दोस्तों। इसमें जल का कोई अणु मौजूद नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा, बताइए दोस्तों। H2O में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों इसका आणविक द्रव्यमान निकाल लीजिए। H2O का हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है दोस्तों, आणविक द्रव्यमान हाइड्रोजन का होता है 1 और दोस्तों ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है दोस्तों। तो आपका आणविक द्रव्यमान कितना आ गया जल का, 18। और दोस्तों आपसे पूछा क्या गया, हाइड्रोजन का प्रतिशत जल से कंपेयर कराया ना, तो दोस्तों हाइड्रोजन का कितना होता है आणविक द्रव्यमान, 2,
किससे कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों? जल से, यानी कि दोस्तों 18 से। परसेंटेज निकालने के लिए दोस्तों 100 से गुणा कर देंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18 दोस्तों। और आप सभी जानते हैं 1/9 क्या होता है दोस्तों आपका? जल्दी से बताइए, 1/9 क्या होता है? 11, सही, 1/9%। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। हमारे आहार का निम्न में से कौन सा भाग हड्डियों और दांतों संरचनाओं के लिए आवश्यक है? जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। जो हमारी हड्डी और दांत होते हैं दोस्तों, उनके लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? पोटेशियम, लोहा, कैल्शियम या विटामिन सी? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कैल्शियम। ठीक है, हमारी हड्डी और दांतों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? कैल्शियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। कोशिका भित्ति के बिना कोशिका को कहा जाता है क्या? बताइए दोस्तों। ऐसी सेल वॉल जिसमें, ठीक है, ऐसी सेल दोस्तों जिसमें सेल वॉल ना हो, क्या कहा जाएगा उसे? कोशिका भित्ति के बिना कोशिका को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लास्ट। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा, जो प्रोटोप्लास्ट होता है, ये इसकी जो कोशिका होती है दोस्तों, कोशिका भित्ति के बिना बनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। और दोस्तों इस सेशन की PDF के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए दोस्तों, जो प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? जल्दी से बताइए। जब आप पहाड़ी वगैरह पे जाते हैं तो आपकी आवाज़ गूंजती है, आपकी आवाज़ आपको कुछ देर बाद सुनाई देती है। ठीक है, तो उसे प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या होता है? तो दोस्तों इसका कारण क्या होता है? ध्वनि तरंग का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप ये खड़े हुए हैं, ये दोस्तों आपकी परावर्तक सतह है। जब दोस्तों आप बोलेंगे तो जो ध्वनि होती है दोस्तों तरंग के रूप में जाती है और परावर्तन के बाद आपके पास वापस आती है। तो दोस्तों जो श्रोता है और जो परावर्तक सतह है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए? जब आपको दोस्तों ये को सुनाई देगी, कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से आंसर करिए। यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है, ठीक है, यदि ध्वनि तरंग हवा से पानी में अपरिवर्तित होती है तो निम्न में से कौन एक स्थिर रहता है? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। जब ध्वनि तरंग दोस्तों हवा से पानी में जाएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी दोस्तों, तो क्या चेंज नहीं होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, गति चेंज हो जाएगी, तीव्रता चेंज हो जाएगी, लेकिन दोस्तों फ्रिक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। एथेनॉल का सूत्र C2H5OH है, इसका आणविक द्रव्यमान क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग आज कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि दोस्तों आणविक द्रव्यमान में 2 बार निकालना सिखा चुका हूँ आज के सेशन में आप लोगों को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आज आप लोगों का होमवर्क में है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? बताइए दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सी बीमारी होती है? सूखा रोग, रिकेट्स। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और विटामिन डी का दोस्तों केमिकल नेम पूछ लें तो क्या होगा आपका आंसर? कैल्सीफेरॉल। क्या होगा दोस्तों? कैल्सीफेरॉल दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में विलय है? बताइए दोस्तों, ऐसे कौन से विटामिन है जो दोस्तों जल में घुल जाते हैं? जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन से होते हैं आपके? बी व सी। अगर दोस्तों आपसे बसे में पूछ लिया जाए, फैट में पूछ लिया जाए कि बसे में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं, तब दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? ADE, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के दोस्तों किस में घुलनशील होते हैं? बसे में। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। इंद्रधनुष दिखाई देता है, बताइए दोस्तों किस कारण से? इंद्रधनुष किस कारण से दिखाई देता है दोस्तों? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब इंद्रधनुष दिखाई देता है तो दोस्तों उसका क्या क्या कारण होता है आपका? परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण। ठीक है दोस्तों, तीनों प्रक्रियाएं होती हैं, और ये दोस्तों सदैव इंद्रधनुष आपको सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंद्रधनुष का कारण क्या होता है देखने का? परावर्तन और अपवर्तन दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जल्दी से आंसर करिए दोस्तों। अनुदैर्घ्य तरंगें किसमें नहीं गुजर सकती? बताइए दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंगें किसमें नहीं गुजर सकती?
तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो ध्वनि होती है ये किस प्रकार की तरंग है दोस्तों, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। और दोस्तों ध्वनि तरंग सॉलिड में भी गमन कर सकती है, लिक्विड में भी गमन कर सकती है और गैस में भी गमन कर सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है। यानी कि दोस्तों जो आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें हैं निर्वात वैक्यूम में, ठीक है, संचारण नहीं कर सकती। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। निर्वात में कौन सी तरंग चलती हैं, अनुप्रस्थ, याद रखिएगा कौन सी चलती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें चलती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से आंसर करिए। प्लांट सेल की दीवार मुख्य रूप से बनी होती है किसकी, बताइए दोस्तों। तो प्लांट सेल होता है दोस्तों, इसकी दीवार मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। जब आपने देखा हो, जो प्लांट होता है उसका चारों तरफ का भाग कठोर होता है, ठीक है, जो किससे बना होता है दोस्तों, कोशिका भित्ति से। और कोशिका भित्ति दोस्तों किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो प्लांट सेल की दीवार होती है मुख्य रूप से किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, सेशन पसंद आया है, तो आप लोग सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करें। और जो भी चैनल पर नए आए हुए तो चैनल को आप लोग आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और दोस्तों इस सेशन की पीडीएफ के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ग्लोब। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप अपनी मुलाकात होगी सोमवार को सेम टाइम सेम प्लेस पर नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।